हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अरे यह कमरे का क्या हाल बना रखा है रुचिता। कमरे के फर्श पर फैले सामान को देखकर वसुधा ने पूछा। माँ, राघव ने जो हीरे के कंगन दिए थे शादी की वर्षगांठ पर मिल नहीं रहा। सारा सामान निकाल कर देख लिया, पता नहीं कहाँ है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कहीं खो तो नहीं गया। यहीं अलमारी में रखा रहता था, बाकी सब चीज़ें हैं, बस वही नहीं है। राघव को बहुत बुरा लगेगा और नुकसान हो जाएगा सो अलग। रुचिता ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। तुम ज़्यादा परेशान हो, कहीं रख कर भूल गई होगी, मिल जाएगा। वसुधा ने रुचिता की परेशानी कम करने को बात टाल दी, लेकिन वह भी सोच में पड़ गई कि रुचिता के कमरे में कभी कोई बाहर वाला नहीं जाता। आजकल सफाई वाली भी नहीं आ रही और रुचिता इतना लापरवाह भी नहीं है कि इतनी कीमती चीज़ें कहीं भी रख दे। फिर कंगन जा कहाँ सकते हैं। यूँ तो वसुधा और रुचिता दोनों सास बहू थी, लेकिन आपस में बंधन बिल्कुल माँ बेटी जैसा था। वसुधा का एक ही बेटा था, राघव, जो IIT से BTech करके अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में CEO था। जब राघव 5 साल का था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था, क्योंकि उसके पिता ने अपने ही कार्यालय में की एक महिला से संबंध थे। वसुधा ने तब से अकेले ही राघव की परवरिश की थी। उसने राघव को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। राघव पढ़ाई में होशियार था, सो उसका चयन IIT में हो गया, वहीं कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया और अब 15 साल बाद वह CEO बन गया है। इसी बीच वसुधा ने उसके लिए रुचिता को पसंद कर लिया। 2 साल पहले दोनों की शादी करवा दी। उसने सोचा बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। रुचिता भी वसुधा को माँ की तरह मानती थी। दोनों को देखकर लोग अक्सर उन्हें माँ बेटी समझते थे। शाम को जब राघव अपने दफ्तर से लौटा तो रुचिता ने उससे पूछा कि कहीं उसने वह कंगन कहीं रख तो नहीं दिए, लेकिन राघव ने भी कहा कि उसे कंगन के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो रुचिता की सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह होता हुआ देखकर राघव ने उसे गले लगाकर कहा, अरे क्यों परेशान हो रही हो, मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तुम पर ऐसे कई कंगन कुर्बान, चलो रोना बंद करो और अपने हाथ का बढ़िया चाय पिलाओ। रुचिता मुंह धोकर चाय बना तो लाई, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। राघव ने उसे बताया कि उसके ऑफिस के कुछ साथी अगले दिन रात के खाने पर आने वाले हैं। उसने कहा, तुम माँ के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। रोज़ तुम्हारे हाथ के बने टिफ़िन की तारीफ करते हैं, सो मैंने उन्हें घर पर बुला लिया। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, रुचिता ने कहा। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। रुचिता को वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक था और राघव को खाने का। वह रोज़ नई नई रेसिपी बनाकर राघव को खिलाती। वह भी उसके खाने की खूब तारीफ करता। अगले दिन रुचिता ने सारा घर साफ किया और बढ़िया सजावट करके रसोई में जुट गई। वह जानती थी क्योंकि राघव के दफ्तर के साथ आ रहे थे, सो यह उसका मान सम्मान का प्रश्न था। उसने शाम तक बढ़िया स्नैक्स, सूप, मेन कोर्स के लिए दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, सॉफ्ट टमाटर, दही, भिंडी और मीठ में फ्रूट क्रीम बनाई और वह भी खुद तैयार होने चली गई। आखिर उसे भी तो CEO की पत्नी जैसा लगना था। अभी वह कपड़ों की अलमारी खोल कर सोच ही रही थी कि क्या पहने, तभी वसुंधरा ने आकर कहा, सूट या साड़ी मत पहन लेना, कोई राघव की पसंद की ड्रेस निकाल कर पहन लो, उसे अच्छा लगेगा। रुचिता खुश हो गई और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। थोड़ी देर में राघव के साथ उसके मित्र कनिका और उसके 4 दोस्त आ गए। रुचिता ने सभी का स्वागत किया और सबको बैठाकर सूप और स्नैक्स लेने रसोई में चली गई। इसी बीच वसुंधरा एक बार सबसे मिलकर अपने कमरे में चली गई। राघव माँ को बुलाने गया तो वसुधा ने कहा, तुम बच्चे मौज करो, मैं यही आराम करूँगी, मेरा खाना यहीं भिजवा देना। घर की साज सज्जा देखकर और रुचिता के हाथ का खाना खाकर सब उसके खूब तारीफ कर रहे थे। राघव भी खुशी से फूला नहीं संभाला था कि तभी रुचिता की निगाह कनिका के कंगन पर गई। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह पहचान गई कि यह वही कंगन है जिसे वह ढूंढ रही थी, लेकिन यह कनिका के पास कैसे। तभी उसके दिमाग में ने कहा, राघव के अलावा कौन दे सकता है। पर फिर उसके दिल ने कहा, नहीं, राघव मुझे धोखा नहीं दे सकते। एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, सबूत तुम्हारे सामने और तुम नकार रही हो। फिर भी रुचिता ने सोचा कि बिना पूरी छानबीन के वह राघव से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इसी समय घर छोड़कर चली जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कनिका के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी।
उसने उससे कई बातें पूछी जिनसे उसे पता चला कि वह गरीब घर की महत्वाकांक्षी लड़की है। अब वह कनिका को कुछ कुछ समझ रही थी। इसी बीच मौका पाकर वह सारी बात अपनी सास को बताई। वसुधा एक बार फिर अंदर से आकर सबके साथ बैठ गई और कनिका को देखती रही। वो मान रही थी कि पूरी गलती उनके बेटे की है, लेकिन उनका अनुभव कह रहा था कि लड़की भी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। वो ये सब सोच ही रही थी कि सब लोग जाने लगे। रुचिता राघव से सबको दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहकर वसुंधरा को एक कोने में ले गई और उनसे बोली, माँ जी आप अभी राघव से कुछ मत करना, मैं इस लड़की के बारे में कुछ और भी पता करना चाहती हूँ। तब तक हम घर में हमेशा की तरह शांत रहेंगे। वसुधा ने रुचिता के सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा तुम जैसे चाहो वैसे करो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे की गलती है और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। कहकर वसुधा सोने अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी आंखों में नींद कहाँ। उन्हें लगा जैसे एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो राघव के पिता ने उनके साथ किया वही राघव रुचिता के साथ कर रहा है। आखिर यह अपने बाप की ही औलाद निकला। उनका मन लगातार राघव के प्रति गुस्से में भर रहा था। दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि रुचिता क्या करेगी। इतनी अच्छी लड़की राघव को इस घर को कभी नहीं मिलेगी। इसे उपओह में उसकी आंख लग गई। सुबह राघव नाश्ता करते हुए रुचिता से कहा रहा था, कल तो तुमने मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सब मेरी बीवी को देखकर जल फूंक गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करवाई। ये सब सुनकर वसुंधरा का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक नज़र रुचिता की तरफ देखा तो उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। वसुधा चुप बैठी नाश्ता करती रही और फिर सरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में राघव भी दफ्तर चला गया। अब रुचिता जाकर अपनी सास के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रखकर खूब रोई। रात से सुबह तक का वक्त उसने कैसे काटा यह वही जानती थी। बार बार उसकी इच्छा हो रही थी कि वह राघव का कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ ना कहकर चुप रहने का फैसला उसका अपना था। वसुधा भी रोती हुई बहू को दिलासा न दे सकी, बस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही और बोली कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। जब रोकर रुचिता का मन हल्का हो गया तब वसुधा ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने की सोच रही है? तुमने राघव से कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर रुचिता बोली, मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मैं उनकी बात को आजमा कर देखना चाहती हूँ। मैं कोई फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक जासूस से बात की है। मैं पहले राघव और कनिका के बीच के संबंधों की गंभीरता जानना चाहती हूँ और ये भी कि यह कनिका कैसी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही है। अगर राघव को वापस लाने का कोई भी रास्ता है तो मैं उस पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है। उसकी बातें सुनकर वसुधा का दिल उसके लिए असीम स्नेह और सम्मान से भर गया। उसने फिर रुचिता को गले लगाकर कहा, बेवकूफ़ है मेरा बेटा जो हीरे जैसी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है और मैं हमेशा ठीक उसी तरह तुम्हारा साथ दूंगी जैसे मुसीबत में अपनी बेटी को देते हैं। 2-3 दिनों यूं ही निकल गए। वसुधा रुचिता के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी माँ उसके साथ रहती। चौथे दिन राघव के ऑफिस जाने के बाद वह जासूस रुचिता से मिलने आया और कुछ चित्रों के साथ कनिका के बारे में जानकारी दिए गया। उसने ध्यान से वे सारे कागज देखे और एक प्लान बनाकर वसुधा को भी उसमें शामिल कर लिया। रुचिता जानती थी कि राघव की कंपनी में सबकी तनख्वाह के खाते एक्सिस बैंक में हैं, सो उसने एक नए नंबर से एक्सिस बैंक कर्मचारी बनकर कनिका को फ़ोन लगाया। उससे कहा कि लक्की ड्रॉ में उसका एक लंच कूपन निकला है 2 महिलाओं के लिए। अगर वह आना चाहती है तो बैंक ताज होटल में उसके लिए जगह आरक्षित करेगा। ताज का नाम सुनकर कनिका फंस गई और उसने हाँ कर दिया। रुचिता ने अगले दिन के लिए 2 टेबल बुक करवाई और सबसे पहले ताज पहुंच गई। कनिका भी शर्त के अनुसार अपनी एक सहेली को लेकर पहुंची। इधर वसुधा राघव को लंच ताज में कराने के लिए यह कहकर ले गई कि रुचिता बाहर गई है सहेलियों के साथ और वो बोर हो रही है। राघव को उनकी बात अजीब तो लगी, लेकिन माँ ने कहा यह सोचकर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे ही रुचिता ने देखा कि सब आ गए, उसने वसुधा को फ़ोन मिलाया और खुद जाकर कनिका के बराबर बैठ गई। उसने वसुधा को पहले ही समझा दिया था कि फ़ोन का स्पीकर चलाकर सारी बात राघव को सुनवा दे।
यूं अचानक रुचिता को देख कनिका बुरी तरह चौंक गई। वह कुछ बोलने को ही थी कि चित्र उसके सामने रख दिए। उन्हें देखकर तो कनिका जड़ हो गई। अब उसने कुछ बोलते नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से बस इतना बोली कि ये आपके पास कैसे। रुचिता ने जवाब में कहा कि तुमने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की है। कुछ तो मुझे भी करना ही था, सो मैंने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया। यही नहीं, तुम्हारे घर का पता भी। सोच रही हूँ ये सभी तस्वीरें तुम्हारे माता पिता को भेज दूँ, आखिर उन्हें भी तो पता चले शहर में उनकी लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मेहनत से राघव को फंसाकर उनके पैसों से अपने महंगे महंगे शौक पूरा कर रही है। अब तो कनिका की हालत खराब हो गई। उसने लड़खड़ाती जबान से कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे। मैं यहीं नौकरी छोड़ दूंगी और आप लोगों को भी कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं आपके पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह तो मेरे महंगे शौक पूरा कर रहा था, इसीलिए। इससे ज़्यादा राघव सुन नहीं सका। उठकर उनकी मेज पर आ खड़ा हो गया। उसकी निगाहें उन तस्वीर पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा और पश्चाताप दोनों साथ दिखाई दिए। उसने देखा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है तो उसने कनिका को सिर्फ वहां से चले जाने का इशारा किया, लेकिन रुचिता ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा कि मेरी एक और चीज़ तुम्हारे पास है। अब रुचिता की निगाह उसके हाथ के कंगन पर थी। कनिका ने जल्दी से वो कंगन उसे वापस किए और वहां से निकल गई। राघव ने कुछ कहना चाह ही रहा था कि रुचिता ने उससे कहा, आशा करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा कि कोई जब विश्वासघात करता है तब कैसा लगता है। चलो बाकी बातें घर जाकर करेंगे, सब देख रहे हैं। घर पहुँचते तो वसुधा बेटे पर टूट पड़ी, बोली, तूने मुझे बहू को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर कितना नाज था, लेकिन तू भी अपने बाप जैसा निकला। बचपन से लेकर आज तक तूने अपने बाप से नाराज है, लेकिन तुझ में और उनमें क्या फ़र्क है। उन्होंने भी अपनी पत्नी और बच्चे को धोखा किया और तूने भी अपनी पत्नी के साथ धोखा किया। आखिर तू है तो उन्हीं की औलाद। सुनकर राघव फूट फूट कर रोने लगा और अपने घुटनों पर बैठकर वसुंधरा से बोला, ऐसा ना कहो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उनका नहीं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग, तू उसका गुनहगार है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो मैं भी कर दूंगी। अगर वह घर छोड़कर गई तो मैं भी अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। वसुधा ने कठोर स्वर में कहा। राघव रुचिता की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, रुचिता, वैसे तो मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ, पर फिर भी क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम एक बार इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकती। रुचिता ने कुछ रुक कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह भी सच है कि जाएगी कि इस शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन ये सब भूल कर एक नई शुरुआत करने के लिए और तुम्हें माफ़ करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आशा करती हूँ तुम समझोगे। हाँ रुचिता, तुम्हें जितना समय चाहिए, वक्त चाहिए, ले लो, लेकिन छोड़कर मत जाना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब तुम मुझे माफ़ कर दोगे। राघव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रुचिता ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा, माँ, सास होने के बावजूद आपने अपने बेटे का नहीं मेरा साथ दिया। मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद दूँ। वसुधा उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो बेटा। अपनी सूझबूझ से तुमने यह घर टूटने से बचा लिया। मैंने वही किया जो मैंने अपनी बेटी के लिए करती। हम अक्सर कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि अधिकतर सास भी कभी माँ नहीं बन पाती। अगर सास माँ बन जाए तो बहू अपने आप बेटियाँ बन जाएंगी। तो गाइज़, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और स्टोरी को लेकर कोई भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को धन्यवाद, आप लोगों के इतने प्यार के लिए।